हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं आकाश आप सबों का इस सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूं कि सब कीजिएगा मगर 10 क्लास ज़रूर कीजिएगा। और हर सप्ताह के भांति इस सप्ताह भी हर सैटरडे को 7 बजे एक नया इस सेशन का नया वीडियो आपको आएगा। और इस सेशन का चौथा क्लास में आप सबों का स्वागत है। और आइए अब हम जानते हैं कि रोज़मर्रे के ज़िंदगी में बोले जाने वाले छोटी छोटी सेंटेंसेस जो काफ़ी हेल्पफुल है, जो आपको रोज़मर्रे के ज़िंदगी में काफ़ी काम का हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन सा चंद छोटी छोटी सेंटेंसेज है जो आपको रोज़मर्रे के जीवन में बोलचाल में काफ़ी उपयोगी होता है। और जैसा कि मैं फिर बता दूं कि हर सैटरडे को 7 बजे एक नया वीडियो के साथ हम लोग आपको आएंगे और आपके बच्चों को और आपके पूरे परिवार को छोटी मोटी रोज़मर्रे के जीवन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस का ये 10 दिनों का कोर्स काफ़ी काम का हो सकता है। और बच्चों का और आप सबों का अंग्रेजी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और जनरल में बातचीत करने में परेशानी तो नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन का चौथा क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहला सेंटेंस है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और देखिएगा आप मजाक कर रहे हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि आप मजाक कर रहे हैं। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक मत कीजिए। तो मजाक करने का अंग्रेजी क्या होगा? अब इसको थोड़ा जानने के लिए हमें इस वर्ड को जानना होगा कि मजाक करने का अंग्रेजी क्या होता है। अब इसको देखें और आप इसको कल से ही यूज कर सकते हैं, आज से ही यूज कर सकते हैं। मजाक करने का वर्ड जो होता है उसका नाम है KID। देखिए, जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मजाक करना। याद रखिएगा, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं। उसी प्रकार यह किड का 2 मतलब होता है। एक होता है मजाक करना और दूसरा होता है बनाना। अब क्या बनाना? आप चाहें तो पोल खुल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूर्ख बनाना। तो जब आप कह रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं और ये वर्ब है और नाउन होगा तो आपको पता है कि ये किड का मतलब क्या हुआ। किड का मतलब बच्चा होगा। और बच्चा किसे कहते हैं ये आपको मालूम होगा कि 0 से लेकर 15 ईयर्स ऑफ एज को ही बच्चा कहा जाता है। राइट, 0 से 15 ईयर्स ऑफ एज को हम किड बोलते हैं। प्लुरल इसका किड्स होगा। तो हम आ जाए इस पे कि मजाक करना का अंग्रेजी का होगा। तो किड मतलब मजाक करना होगा। और आप बोल सकते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं तो इसका अंग्रेजी होगा यू आर किडिंग। यू आर किडिंग, आप मजाक कर रहे हैं। अब इसी में थोड़ा सा ऐड कर दे, जैसा कि मैं बताया कि मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं, तो उसी प्रकार यू आर किडिंग मी, अगर यहाँ मी जोड़ देते हैं तो अब ये जो किड वर्ड है जो मैंने मजाक करना हुआ वो हटकर अब आ जाएगा बनाना। अब क्या बनाना? पोल खोलने की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग कह देते हैं क्यों बना रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर हो जाता है कि क्यों मूर्ख बना रहे हैं, ये इनबिल्ट है, या क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ये मतलब हुआ व्हाई आर यू किडिंग मी। अब देखिएगा, क्यों मुझे क्यों आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो व्हाई आर यू, अब यहाँ भर में हम क्या यूज कर देंगे? किडिंग। व्हाई आर यू किडिंग मी, तो आप मेरे को क्यों मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं व्हाई आर यू किडिंग और मी नहीं हार लगा रहे हैं तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं। आशा है समझ गए होंगे कि किड जब नाउन होगा तो बच्चा। जब मैं कह रहा हूँ कि आई हैव ए लिटिल किड, मेरा एक छोटा बच्चा है, तो यहाँ किड मतलब बच्चा होगा। और जब बोलते हैं व्हाई आर यू किडिंग मी, तो इसका मतलब हुआ कि आप मेरे को क्यों बना रहे हैं। बना रहे हैं मतलब मूर्ख, मतलब बेवकूफ। आशा है समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं, इसको देखते हैं। यू आर किडिंग, आप मजाक कर रहे हैं, मी जोड़ देंगे तो आप मुझे बना रहे हैं। बना रहे हैं तो क्या, आपको पता है। नंबर 2, आप क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं, आप तो समझ ही गए होंगे क्या होगा। व्हाई आर यू किडिंग मी, आप मेरे को क्यों बना रहे हैं, आप मेरे को क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं, और आप मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं।
और किड का यूज एक क्वेश्चन है और ये पॉजिटिव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि वो सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक और वर्ड सीखना है। लगे हाथ, आइए सीख लेते हैं हम लोग इसको भी। देखिए, एक वर्ड है थिंक और ये वर्ब है और इसका मतलब दो होता है, V1 और V2। याद रखिएगा, मैं बाप हूं तो किसी का बेटा भी हूं। उसी प्रकार थिंक का दो मतलब होता है। जब हम ओपिनियन बताते हैं किसी चीज का, जब हम ओपिनियन बताते हैं किसी चीज का, तो इसका मतलब मानना होता है। मानना का मतलब लगना होता है। ध्यान रखिए, आप इसको भी समझ लें कि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं कि आप सही हैं, मैं मानता हूं कि वो अच्छा है, मैं मानता हूं कि वो अच्छी है। तो आप क्या दे रहे हैं? आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं है। ये आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, या ओपिनियन किसी से ले रहे हैं या मांग रहे हैं, तो आप इसको क्वेश्चन कर लेंगे। डू यू थिंक नीतीश कुमार इज ए गुड CM? फ्रेंड देखिए, यहां क्वेश्चन मार्क होगा, यहां देख लेना है। अब यहां देखिए, डू यू थिंक। अब आप कह रहे हैं कि क्या आप यहां थिंक, ये थिंक जब हुआ तो यहां देखिएगा हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के बारे में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, सोचने की बात नहीं कर रहा हूं। यानी मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि क्या सर जो है गुड CM है या नहीं है। आपका क्या राय है, यानी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट है, आपका क्या फीलिंग्स है उनके बारे में। याद रखिएगा, थिंक जब वर्ब होता है तो पहला मीनिंग जो होता है वो ओपिनियन बताने के लिए, जिसका हिंदी होता है मानना या लगना। तो भी यहाँ हिंदी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी क्या होगा, आप समझ गए होंगे, आई थिंक। ये हो गया। और यहाँ आप कोई सोचने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे यूज होता है। दूसरा जब होता है कोई चीज आपके दिमाग में बार बार रिफ्लेक्ट करता है, समथिंग, राइट ना। जैसे आपकी स्कूटर खराब है और कह रहे हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई स्कूटर, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई स्कूटर। तो आप जब क्या हुआ, वो एक ही चीज बार बार आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब यहाँ सोचने का सेंस होगा। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो यहाँ ओपिनियन के बारे में कर सकते हैं। आई थिंक मेरा नाम आकाश हुआ, आई थिंक आकाश सर इज ए गुड टीचर। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आशा है समझ गए होंगे आप। टीचर ऐसे यूज कर सकते हैं, आई थिंक। आप पूछना हो, अच्छा मुझे नहीं लगता है, तो आई डोंट थिंक। और क्या आपको लगता है, तो आपको पता ही है ये क्या होगा। तो अब देख लीजिए, आशा है समझ गए होंगे। थिंक का दो मतलब होगा। पहला, जब कोई ओपिनियन बताना होगा तो उस थिंक का हिंदी आपको लगना और मानना होगा। और जब आपको कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है दिमाग में, तो वहां सोचना और आप यूज कर सकते हैं, जो आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो थिंक का दो मतलब हुआ। अब आते हैं सेंटेंस देख लेते हैं। आई थिंक ही इज राइट। थोड़ा यहाँ रुकना होगा, दो सिलेबल में बोलना है, आई थिंक। और ये एक चीज और बताते चलूं कि कोई भी उच्चारण आप करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो भाई मेरे ये जरूर याद रखिएगा कि आपको 80% ही उच्चारण करना है, 20% स्किप कर कर निकल जाना है। अब इसका पूरा मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये TH का उच्चारण जो करते हैं तो हेवी था नहीं बोलते हैं, थर्सडे नहीं होता है, थैंक यू नहीं होता है। ये त और थ का बीच का होता है, जिसको न्यूट्रल एक्सेंट कहा जाता है। आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई थॉट, थर्सडे 3000, आई वॉज थिंकिंग, नॉट आई वॉज थिंकिंग। ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ही इज राइट, मुझे लगता है वो सही है, यानी उसके बारे में आप क्या दे रहे हैं, राय, अपना राय दे रहे हैं। अब इसी को क्वेश्चन करना हो तो डू यू थिंक ही इज राइट, क्या आपको लगता है कि वो सही है? यस, आई थिंक ही इज राइट। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो TH का उच्चारण आपको था नहीं करना है, आज के बाद से TH का उच्चारण था करना है, हेवी था नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा, क्या आपको लगता है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या लगेगा, यू अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता है, तो डू यू थिंक कि अंग्रेजी कठिन भाषा है। अब कठिन का अंग्रेजी थोड़ा सा वोकैब्स भी हम लोगों को थोड़ा सा जितना ही बिल्डअप करेंगे, देखिएगा, गॉड हैज मेड अस टेक्निकली, ही हैज गिवन अस 2 eyes, 2 ears, 2 kidneys, 2 lungs,
वाई, कहीं कहीं कहीं। तो आपके पास भी एक वर्ड नहीं होना चाहिए, उसका सिनोनिम सेम वर्ड और होना चाहिए। जैसे कि अगर कठिन का वर्ड आपको बताना हो भाई मेरे, तो कठिन का अंग्रेजी जो है आपके पास 3 होना चाहिए। अब एक हो गया टफ, दूसरा हो गया हार्ड, और तीसरा हो गया डिफिकल्ट। अब याद रखिएगा, अगर आपका कोई एक वर्ड नहीं आया तो आपके पास दूसरा वर्ड है, ये नहीं है तो तीसरा वर्ड है। इसीलिए मैंने बोला गॉड हैज मेड अस टेक्निकली, ही हैज गिवन अस 2 किडनीज, 2 ईयर्स, 2 आईज, 2 हैंड्स, 2 लेग्स। वाई, वाई, कहीं कहीं कहीं। तो उसी प्रकार अगर आपके पास एक वर्ड नहीं आया तो ये वर्ड होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए। इसके अलावा और भी वर्ड होता है, एटलीस्ट 2 से 3 वर्ड होगा तो आप फ्रीली, बिना डरे हुए, बिना शर्माए हुए और बिना घबराए हुए आप बोल सकते हैं। इसलिए वर्ड्स स्टॉक बहुत जरूरी है। और लिमिटेड वोकैब्स इज द आल्सो कॉज ऑफ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आशा है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो आइए, क्या आपको लगता है, तो डू यू थिंक इंग्लिश इज ए हार्ड लैंग्वेज? अब यहाँ हार्ड के पास क्या क्या लगा सकते हैं आपको पता चल गया। डिफिकल्ट लगा सकते हैं, टफ लगा सकते हैं, और ये तीनों में कोई यूज कर सकते हैं। अब क्या आपको लगता है, तो आप किसी से क्या मांग रहे हैं अंग्रेजी के बारे में? आप उनसे ओपिनियन मांग रहे हैं कि ये हार्ड है या इजी है। चॉइस इज योर्स। आगे चलते हैं सर। 5वां वर्ड, आप आकाश सर के बारे में क्या विचार रखते हैं, यानी क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं। फिर ओपिनियन मांग रहे हैं तो आप थिंक से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आकाश सर? स बोलना है, सर नहीं बोलना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आकाश सर? तो आप ध्यान रखना है। इसका बहुत तरीका हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने हमें 2 किडनीज दिए हैं और 2 आईज दिए हैं, 2 ईयर्स दिए हैं। तो इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन आकाश सर। तीसरा हो सकता है व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन आकाश सर। यहां देखिएगा व्हाट इज योर ओपिनियन होगा, ध्यान रखिएगा, आर यहां नहीं होगा, कंप्यूटर एरर आया होगा। मैं आपके जैसा विद्यार्थी पाकर खुश हूं। अब फिर वही बात मैंने आपको बताते चलो दोस्तों कि खुश का अंग्रेजी क्या होगा। देखिए खुश का अंग्रेजी क्या होगा। खुश का अंग्रेजी जो होगा, पहला वर्ड होगा, आप सबको पता है, हैप्पी। दूसरा वर्ड होगा ग्लैड। तीसरा वर्ड होगा प्लीज्ड। चौथा वर्ड होगा डिलाइटेड। अब आपके पास ऑप्शन 4 हो गया। अब किसी से हाथ मिलाते हैं तो कहते हैं आई एम हैप्पी टू मीट यू। आप छोड़ सकते हैं, नहीं याद आया कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ये भी नहीं आया कोई बात नहीं, आई एम प्लीज टू मीट यू। ये भी नहीं आया कोई बात नहीं, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। तो इसलिए आपके पास वर्ड का रेंज होगा तो ज़्यादा आराम से बोल सकते हैं इंग्लिश, बिना डरे हुए बोल सकते हैं। नहीं रहेगा तो इसी के भरोसे रहना पड़ेगा। तो इसलिए एक शब्द का एक और रखिएगा, ताकि हम अगर हम फंस भी रहे हैं तो दूसरा वर्ड हमारे साथ काम आ जाएगा। स्टक। स्टक माने फंसना होता है दोस्त, बड़ा सुंदर वर्ड है। स्टक मतलब फंसना होता है। यू कांट स्टक स्पीकिंग। और एक वर्ड होता है चौक। चौक माने जाम हो जाना होता है। जैसे हमारा बेसिन होता है तो पाइप जाम हो जाता है, तो ये हमारा फुट पाइप जाम हो जाता है। अगर वर्ड स्टॉक की कमी होगी तो हम लोग चौक नहीं करेंगे, स्टक नहीं करेंगे, जाम नहीं होगा, अगर हमारे पास वर्ड का रेंज होगा। तो अब देखिए ना, मैं आप जैसा विद्यार्थी पाकर खुश हूं। अब थोड़ा सा देखिएगा खुश का अंग्रेजी क्या होगा। अब आपको पता चल गया, और मुझे आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। खुश का अंग्रेजी क्या होगा, हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड और डिलाइटेड। ध्यान रखिएगा, स्टक मतलब फंसना होगा, चौक मने होगा। देखिए रोज कुछ ना कुछ मैं आप में ऐड कर दूंगा। याद रखिएगा, ईंट 3 इंच की होती है, रोज रखते जाते हैं एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, और फिर हम लोग देखते हैं तो सर से टोपी गिर जाता है, अरे यार इतना बड़ा हो गया। सिमिलरली ध्यान रखिए, आप रोज सीख रहे हैं। हर सैटरडे को मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, और मुझे खुशी होगा जितना मैं जानता हूँ आपको दे पाऊँ। और एक दिन यही इंग्लिश आपके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसको जरूर पेन कॉपी लेकर बैठ कर लिखिएगा। और हाँ, लाइक तो कर ही रहे हैं, थोड़ी लाइकिंग कम है। व्यूज आते हैं 1200, लाइकिंग होती है थोड़ी सी कम। एक बटन दबा देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, और मैं जानता हूं कि आप शेयर भी करेंगे, और आप अपने लव वन और डियर वन को भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सारे चीज को सीखें। और इंग्लिश इज नथिंग, इसको डरा के नहीं रखना है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज और हर कोई बोल सकता है।
हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन इसको सीखने और सिखाने को, प्रोसेस को इजी, सिंपल और फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। जितना हार्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को हम सिखा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाई फाई इंग्लिश बोलना सीखें, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना सीखें, ये वो कुछ नहीं। सिंपल इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश बोलिए, दैट इज वेलकम्ड एवरीवेयर। डोंट ट्राई टू स्पीक, नहीं तो आप क्लिंटन सर जैसा बोलेंगे इंग्लिश, पावरफुल पावरफुल पावरफुल, आप भूल जाएंगे तो कहेंगे पावरफुल। तो इसलिए आप जो ओरिजिनल है ओरिजिनल रहिए, किसी का कॉपी मत कीजिए। अंडरस्टैंड, आशा है समझ गए होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो स्ट्रक ये वर्ड हो गया। अब आइए इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। आई एम प्लीज टू हैव सच ए स्टूडेंट लाइक यू। बोलना कैसे, थोड़ा बोलकर प्रैक्टिस करना है, मन में नहीं बोलना है, थोड़ा बोलना है। आई एम प्लीज्ड, यहां रुकना है, एक सिलेबल है। टू हैव सच ए स्टूडेंट लाइक यू, इसको 3 सिलेबल में बोलना है, एक बार में नहीं बोलना है। कभी देखिए कोई स्टेज से लोग बोलता है या बुलाता है, इधर हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं, और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात का है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है। उनके इंफॉर्मेशन से लाखों लोगों का जिंदगी बदला है। आज आपकी बारी है, तो आइए खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अब देखिएगा ये कैसे मैं बोला। इसमें उतार चढ़ाव था, पीच, पॉज, इंटोनेशन सुंदर लगेगा। अन्यथा एक टोन में बोलने जाएंगे, टोन माने लय होता है, मोनो माने एक, तो मोनो टोन नहीं बोलना है, उतार चढ़ाव रखना है। आप बेस्ट स्पीकर बनेंगे, आई नो इट। तो आइए, आई एम प्लीज्ड, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड टू हैव सच ए स्टूडेंट लाइक यू। अब आशा है कुछ नहीं करना है, यहाँ टीचर लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए। अब क्वेश्चन करना हो तो आर यू प्लीज्ड कर लीजिए। मुझे पता है आप बहादुर लोग हैं, इसको कर लेंगे और बोलचाल में यूज करेंगे। आप जैसा विद्यार्थी पाना मेरे सौभाग्य की बात है। अब देखिए थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया, खुश के लिए क्या लगाया गया था प्लीज, तो सौभाग्य का अंग्रेजी क्या होगा, फॉर्चुनेट बने का होता है, लकी बने का होता है। एक वर्ड का एक और मतलब होगा, आई एम लकिंग टू हैव सच ए स्टूडेंट लाइक यू। तो ऐसे यूज कर सकते हैं, आई एम लकी टू हैव सच ए स्टूडेंट लाइक यू। कितना बार में सर? 3 बार में। दोस्तों, तुरंत भाग नहीं जाना है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है। 8वां, आप तो छुपे रुस्तम निकले। छुपे रुस्तम का अंग्रेजी क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है भाई मेरे, ए टैलेंटेड पर्सन, talented person, a talented person whose merit cannot be acknowledged from outside। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नॉलेज जो है बाहर से नहीं आंका जा सकता है, दिखता नहीं है बट अंदर है स्टफ बहुत। तो ऐसे व्यक्ति को छुपा रुस्तम कहा जाता है, जिसको एक वर्ड में हम लोग डार्क हॉर्स बोलते हैं। कई बच्चा लोग सोचता है कि डार्क का मतलब अंधेरा, हॉर्स माने घोड़ा, ऐसा मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग बच्चों से सिखाते हैं कि टेल ए व्हाइट लाई, और बुक में भी कई जगह लिखा हुआ है कि सफेद झूठ। तो क्या सफेद झूठ होता है तो काला भी झूठ होता होगा, तो पीला भी होता होगा? जी नहीं। टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना होता है, और टेल ए ला व्हाइट लाई का मतलब सफेद झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब होता है ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान नहीं करे। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि नहीं होता है, हम लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं अब गलती करेगा ना तो गला दबा देंगे, मर जाएगा। तो ऐसा थोड़े कि हम लोग गला दबा सकते हैं, नहीं 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 नहीं। तो आई एम टेलिंग ए व्हाइट लाई, ऐसा झूठ जिसे किसी को नुकसान नहीं हो, उसे टेल ए व्हाइट लाई कहा जाता है। अब भले ही किताब में सफेद झूठ बोला है, सफेद झूठ नहीं होता है। बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधेगा, और घंटी बांधने के लिए हम लोग खोजते हैं बिल्ली को, बिल्ली मिलती नहीं है ना, घंटी बांधते हैं। बिल्ली के गला में घंटी का मतलब होता है टेक ए पर्सनल रिस्क। ये रिस्क लेगा कौन, जो कहेगा वही समझो क्या होगा, वही नजर में आएगा। तो इसीलिए अंग्रेजी कहा जाता है बिल्ली के गला में घंटी बांधेगा कौन, यानी हु विल बेल द कैट, मतलब हु विल टेक ए पर्सनल रिस्क। क्या पर्सनल रिस्क कौन लेगा, राइट ना। कुछ पापा से भी कहना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मम्मी कहेगी, हम लोग नहीं कहेंगे सी विल बेल द कैट,
तो पापा बिल्ली थोड़े हैं, मम्मी घंटी बांधेगी, ऐसा नहीं। मम्मी रिस्क लेगी, हम लोग क्यों लेंगे? दैट इज इम्पॉर्टेंट। और पापा लोग मम्मी की बात मानते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं मम्मी विल बेल द कैट। तो फ्रेंड्स, डार्क हॉर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि अंधेरा घोड़ा। डार्क हॉर्स का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति जो ऊपर से नहीं दिखता है, आउटलुक से नहीं दिखता है, लेकिन अंदर है बहुत कुछ। दैट इज द थिंग्स। एक से टेढ़े मेढ़े लोग हैं और टॉप क्लास के ऑफिसर बने, और एक लोग बड़े बड़े सुंदर हैं, बस सुंदर भी ही हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टैलेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब समझ गए होंगे क्या होगा। यू आर ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब अंधेरा घोड़ा नहीं, ए टैलेंटेड पर्सन हुज मेरिट कैन नॉट बी एक्नॉलेज्ड। और बेल द कैट का मतलब आप जान गए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आप तो बड़े चालू निकले। अब चालू निकलने का मतलब इसका क्या होगा? टर्न से लिया जाता है। यू टर्न टू बी वेरी क्लेवर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें भी थोड़ा एक चीज बता देता हूं। दोस्तों, क्लेवर जो वर्ड है ना सर, क्लेवर जो वर्ड है और ये कनिंग वर्ड है, ये दोनों चालाक होता है, लेकिन ये निगेटिव टोन देता है और ये पॉजिटिव टोन देता है दोस्तों। तो क्लेवर तो हर आदमी, चालाक तो हर आदमी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप चालाक नहीं रहेंगे तो सोसाइटी इज वेरी नॉलेजेबल। सोसाइटी जो है बहुत नॉलेजेबल हो गया है, इट विल चीट यू, आपको धोखा देगा सर। इसलिए क्लेवर होना बहुत जरूरी है, चालाक होना। तो पॉजिटिव टोन देता है। और कनिंग का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा वाला चालाक हो। अभी हम लोगों का रमजान महीना चल रहा है, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स अफ्तार करते हैं, तो जो कनिंग होता है ना, वो अपने साइड का अफ्तार में नहीं खाएगा, पहले उधर का खींच लेगा, उधर का खा लेगा, और ये वाला तो हमारा है ही। तो वो जो है वो कनिंग है, और ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको होलसेल रेट में लोग पसंद करे, प्यार करे, तारीफ करे, तो भाई मेरे याद रखिएगा, आपको कनिंग नहीं होना है, क्लेवर होना है। क्लेवर का दूसरा वर्ड अगर लेना है तो 2 वर्ड तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूटर 3 चक्का से नहीं चलता है, 4 व्हीलर 5 चक्का से नहीं चलता है, लेकिन एक स्टेपनी होता है कि कहीं कहीं कहीं। तो कहीं क्लेवर आपको याद नहीं आया तो आपके पास ए वर्ड है, आप बोल सकते हैं, और इसका भी मतलब वही हुआ कि चालाक। तो ही इज ए क्लेवर, ही इज ए क्लेवर बॉय, ही इज क्लेवर। और क्लेवर याद नहीं है तो ही इज ए स्मार्ट, और स्मार्ट तो हर आदमी को होना चाहिए। तो आशा है समझ गए होंगे चालाक अंग्रेजी, क्लेवर और स्मार्ट। ये होइएगा, ए वाला ना, ना जी ना, ना ना, कनिंग नहीं होना है, नहीं तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। और हर आदमी, एवरी पर्सन हैज ए डीप डिजायर टू बी लाइक्ड, टू बी लव्ड, टू बी अप्रिसिएटेड। एम आई राइट ना? तो आप समझ लीजिए, इसलिए क्लेवर होना है, स्मार्ट होना है, कनिंग नहीं। और आप लोग तो स्मार्ट है। ये नेक्स्ट, तो ये टर्न टू बी वेरी क्लेवर। टर्न, टर्न, इसमें बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। बड़े बड़े चालू निकले, बड़े धूर्त निकले, बड़े बेवकूफ निकले, बड़े धोखेबाज निकले, तो अब टर्न करके लगा लीजिएगा बहुत सारा सेंटेंस। मैं तुम्हारे व्यवहार से गुस्सा हूं। गुस्सा का अंग्रेजी होता है एनोयड। ध्यान रखिएगा, एनोयड। अब जैसे एक वर्ड बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एक वर्ड है गुड। अब गुड जैसे बोलते हैं ना, तो एक स्टार हो गया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसे और अच्छा करना है ना, उस जिस बंदे के बारे में बोलना चाहते हैं, तो आपको वेरी गुड बोलना है, तो आप इसके लिए डबल स्टार दे सकते हैं। लेकिन जब किसी को ट्रिपल स्टार देना हो, तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, तो अब उसको बोलेंगे वेरी वेरी गुड। तो ये थोड़ा बोलने में ठीक नहीं लगेगा, वेरी वेरी गुड। तब बोलेंगे साथ चौथा के लिए क्या करेंगे, 4 स्टार के लिए, तो वेरी वेरी वेरी, ऐसा नहीं होता अंग्रेजी। तो इसको हटाकर भाई मेरे अब यहां डाल दीजिएगा GREAT, जो ये दोनों का काम कर देगा। ही इज ग्रेट। अब 4 का क्या होगा और 5th का क्या होगा, यानी 5 स्टार का क्या होगा, ये अगले क्लास में 5वां और चौथा बताऊंगा मैं आपको। अभी 3 जानिए। ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, एंड ही इज ग्रेट। राइट ना? वो कैसी है? सी इज ग्रेट, मैंने बहुत अच्छी है। ये जनरल गुड से वेरी गुड,
और वेरी गुड, चौथा और पांचवा। और हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है बात करने के लिए, जो पिछला क्लास में पूछकर छोड़ दिया था। अगर ये आप वीडियो चौथा देख रहे हैं और पीछे का 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 2 3 देख लीजिए और फिर चौथा देखिए और कॉपी लेकर लिखिए। मैं जानता हूं कि आप ठीक हैं, लेकिन आपके इंग्लिश में ये भी थोड़ा ज़्यादा मदद कर देगा, जिससे आप और एक ऊपर क्लास से इंग्लिश बोल सकते हैं। थोड़ा सा क्लास आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से बोल सकते हैं। और देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, लेकिन किस तरह से, जब आपका मुंह उधर हो और हम पीछे लगे रहे तो इन फ्रंट होगा। और आपका चेहरा मेरे तरफ और मेरा चेहरा आपके तरफ, तो उसके लिए सामने का अंग्रेजी अपोजिट है। पिछला क्लास में बताकर हम आए थे, राइट ना। आपका चेहरा हमारे तरफ, हमारा चेहरा आपके तरफ, यू आर अपोजिट मी। और जब बोलूंगा कि आप मेरे सामने है, एटीएम में आप लगे हैं, पीछे मैं लगा हूं, तो आपको पता है इन फ्रंट ऑफ मी। आगे सामने वाला व्यक्ति राजू है, आप कहेंगे राजू इज इन फ्रंट ऑफ मी। और सोफा पर बैठा है तो राजू इज इन अपोजिट मी। अब आता है इन द फ्रंट, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा, तो मैं बता देता हूं। इन द फ्रंट ऑफ यू, देखिए अगर कार देखें आप, जब कार होता है, ऐसे कार होता है, मेरे स्केचिंग खराब है, डोंट लाफ, मत हंसिए। तो ये कार के ड्राइवर के बगल में जो आगे जो सीट होता है ना, उसको कहा जाता है इन द फ्रंट ऑफ। जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो झगड़ा करते थे कि हम आगे बैठेंगे, तो आई विल सीट इन द फ्रंट ऑफ कार। अगर आपने कह दिया कि आई विल सीट इन फ्रंट ऑफ कार, तो ये कार के हुड है, उसके आगे बैठेंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। तो ध्यान रखिएगा, आई विल सीट इन द फ्रंट ऑफ कार। और फिर पापा डांटते हैं, कहते हैं बेवकूफ, जा पीछे डिक्की में जा। अब डिक्की में चल जाते हैं हम लोग, उतने में खुश रहते हैं। दादाजी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कार और इन द फ्रंट ऑफ कार, ध्यान रखिएगा, इन द फ्रंट ऑफ कार दादाजी, नहीं तो कार दादाजी जो है ना बोनट पे बैठ जाएंगे, याद रखिएगा। तो मैंने 3 चीजें बताया, सामने का अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ और आगे का अंग्रेजी इन द फ्रंट ऑफ। जब हम ड्राइवर के बगल वाले बैठते हैं तो यूज होता है। आशा है आप समझे होंगे। आगे देखिए, यू आई एम एनवायड एट योर बिहेवियर। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, डबल स्टार होता है तो क्या होता है, थर्ड होता है तो क्या होता है, फोर्थ होता है तो क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम अगर आ गया तो मार ही देंगे हम डंडे से। तो उसके लिए एक्सट्रीम होता है, उसके लिए क्या होता है ये अगले क्लास में बताऊंगा। फिलहाल एनवायड जानिए। देखिए, एनवायड के साथ 2 चीजें लगते हैं। पहला चीज लगता है क्या, एनवायड। अब एनवायड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप उर्दू में गुस्सा कह सकते हैं, नाराज कह सकते हैं, और हिंदी में आप देख लीजिएगा क्या बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर देखिएगा फॉर ए पर्सन, अगर व्यक्ति होगा तो आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा विद, जो आज तक आप लगाते हैं। फॉर ए पर्सन, पर्सन के लिए विद लगाएंगे। और ये एडजेक्टिव जब आएगा और यहां पर्सन नहीं, फॉर थिंग हो, कोई चीज हो, कोई दूसरा कुछ हो, व्यक्ति नहीं हो, उसके लिए एट लगाएंगे। तो आशा है समझ गए होंगे, विथ किसके साथ लगाएंगे, फॉर ए पर्सन, और एट किसके साथ लगाएंगे, फॉर ए थिंग। और यहां देखिएगा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आपका व्यवहार से नाराज हूं, तो इसलिए यहां क्या लगा है देख लीजिए। अगर ये नहीं होता और यहां यू होता तो ये क्या हो जाता, ये व्यक्ति हो जाते। और जब व्यक्ति हो जाते तब इसके लिए क्या लगता दोस्तों, यहां विथ लगता। आशा है समझ गए होंगे। इसको एंजॉय कीजिएगा और अच्छे से बोल सकते हैं। क्या आप मेरे व्यवहार से नाराज हैं, तो क्या होगा आप समझ लीजिए, आर यू एनवॉयड। अगर यहां व्यक्ति होगा, क्या आप राजू से नाराज हैं, तो क्या होता, अब देख लीजिएगा, विद हो जाता। इसको थ करके थूकना नहीं है, हाँ, आर यू एनवॉयड विद, विथ ना विद, अब राजू हो जाएगा। और यहां राजूज बिहेवियर हो जाता, तो फिर यहां से विथ हटकर एट लग जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ हद तक याद रखिएगा, कुछ हद तक का अंग्रेजी होता है टू सम एक्सटेंट। अब किसी बच्चा से बोलते हैं बेटा डू यू लाइक आकाश सर, तो बोलता है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मुझे अच्छा लगते हैं सर, लेकिन बहुत हद तक हमको गुस्सा आता है, बहुत ही मांगते हैं। तो लो, टू सम एक्सटेंट आई लाइक हर, कुछ हद तक मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट लगती है। किसी ने पूछा डू यू लाइक चिकन, तो ऐसा नहीं कि हमें चाहिए बस, इसके बिना खा ही नहीं सकते हैं। टू सम एक्सटेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कुछ हद तक अच्छा लगता है, मतलब
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा तो टू सम एक्सटेंट होगा, कुछ हद तक तुम सही हो, कुछ तक सही हो लेकिन बहुत सारा गड़बड़ बोले हो, राइट ना। तो देख लीजिएगा, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। आगे आते हैं दोस्तों, काफी हद तक, वाओ वेरी गुड, ये बहुत बोलने में आता है जी। टू ए ग्रेट एक्सटेंट, टू ए ग्रेट एक्सटेंट सी लाइक्स मी, मुझे काफी हद तक मुझे वो प्यार करती है, पसंद करती है, मैं उसके लिए अच्छा लगता हूँ, वगैरह वगैरह, जो हिंदी होलसेल रेट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू ग्रेट एक्सटेंट, जैसा डू यू लाइक चिकन, बोला टू ए ग्रेट एक्सटेंट, चिकन मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूं, कहीं रुक जाऊं 2 दिन रिश्तेदारी में, इतना अच्छा लगता है। तो टू ए ग्रेट एक्सटेंट आई लाइक चिकन, यहां देखिएगा टू ए ग्रेट एक्सटेंट सी लाइक्स मी, काफी हद तक मेरे को वो लाइक भी करती है। और पता नहीं क्या क्या आगे समझ रहे होंगे आप, क्या तुम उसे पसंद करते हो, बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा। डू यू लाइक हर, क्या आप उसे लाइक करते हैं। फिर मैं बताते चलूं, क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, ये यस नो क्वेश्चन है। डू यू लाइक हर, आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यस आई लाइक हर, सॉरी आई डोंट लाइक हर। आगे देखिए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कहां जाऊं, अब मैं कहां खाऊं, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या पढ़ाऊं, अब मैं कहां बैठूं, इस तरह के कोई भी चीज हो जिसको ऊ कर लीजिए। तो जब आप पूछना हो तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर अब आपको ध्यान रखना है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ WH लगा लेना है और यहाँ आपको मॉडल वर्ब्स लगाना है। आप चाहे तो मे लगा लीजिए, आप चाहे तो सैल लगा लीजिए, आप चाहे तो शुड लगा लीजिए, उड लगा लीजिए, कैन लगा लीजिए, ये सब लगा सकते हैं। और यहाँ आपको सब्जेक्ट लगा लेना है और यहाँ वर्ब लगाना है। देखिएगा ना, व्हाट मे आई डू, अक्सर कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है तो मैं क्या करूं, व्हाट मे आई डू। अब मे की जगह आप चाहें तो हटाकर मॉडल वर्ब्स इसमें से 4-5 जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी ठीक है, आगे चलेंगे एडवांस में तो बताऊंगा मे और कैन कहाँ लगता है। अब मैं कुछ बोलूं, अब इतना आप बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं कुछ बोलूं, तो अब क्या अंग्रेजी तो आपको पता ही है क्या होगा, मे आई स्पीक नाउ, नाउ मे आई स्पीक नाउ। तो मैं क्या करूं, अब ध्यान रखिएगा, इसी में अब व्हाट पहले लगा देना है, व्हाट मे आई स्पीक नाउ। अब मैं क्या बोलूं, मेरा पॉइंट्स तो तुम बोल दिया, अब मैं क्या खाऊं, सारा खाना तो तुम खा गया, अब फिर क्या करना है, इसमें व्हाट लगा दिया। सब लोग 6 चेयर है डाइनिंग पे, चारों लोग बैठ गए और सातों आप हैं, कह के अब मैं कहाँ बैठूं, वेयर मे आई सिट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं और बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तुम खड़े क्यों हो, वाई आर यू स्टैंडिंग, याद रखिएगा यहाँ थोड़ा कंपैरेटर एरर है, स्टैंड नहीं होगा स्टैंडिंग होगा, आशा है सुधार लेंगे, याद रखिएगा। स्टैंड, सीट, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। वियरिंग, जैसे आप मेरे को बोल रहे हैं कि सर टाई पहने हुए, तो सर इज वियरिंग ए टाई, सर बाहर खड़े हुए हैं, सर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहां देख लीजिएगा वाई आर यू स्टैंडिंग होगा, ध्यान रखिएगा, स्टैंड नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। तुम खड़े क्यों हो। नेक्स्ट वर्ड है यूनिट 5, देखो या देखें, थोड़ा आदर देंगे तो देखें बोलेंगे और अच्छा रहेगा। लुक एट यूनिट 5, लुक एट, लुक एट, लुक एट, लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। लुक एट हर फेस, उसका चेहरा देखो, मुंह बनाई है, माहौल ही हेवी बना दिया यार। तो लुक एट का यूज करते हैं जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं और उसमें थोड़ा अटेंशन देने की बात करते हैं, तो लुक एट का यूज करते हैं। सर ऑफिस में बैठे हुए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बता कर आया कि सर इज सिटिंग इन द ऑफिस, वेयर इज सर सिटिंग, क्वेश्चन बना लीजिएगा, आशा है समझ गए होंगे, सर इज सिटिंग इन द ऑफिस। आज हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। अब याद है टुडे, अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब दबाव डालना है किसी चीज को, जैसे आज को बोलना है कि आज ही जा रहा हूं मैं, तो यहां आप डाल सकते हैं टुडे पहले, लेकिन कमा होगा, आज ही जा रहा हूं, आज ही। दबाव जब डाल रहे हैं आज के लिए तो टुडे आगे लगा दें। कल ही जा रहा हूं, कल ही, तो टुमारो पहले होगा, अन्यथा आप टुमारो और टुडे बाद में ले सकते हैं। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग आज सीखेंगे अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, आप चाहें तो अमेरिकन इंग्लिश में डायरेक्ट आपको क्या करना चाहिए, डू वी विल लर्न, अब यहां हाउ टू हटाकर डायरेक्ट स्पीकिंग इंग्लिश हो सकता है, और दोनों ही सही है। फर्क ये है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। एक और उदाहरण दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आई नो
हाउ टू स्पीक फ्रेंच। मैं फ्रेंच बोलना जानता हूं। अब आपको क्या करना है, ये सही है और 100% सही है, ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में आपको क्या करना है भाई मेरे, आई नो तो रहेगा ही, डायरेक्ट हाउ टू स्पीक हटाकर डायरेक्ट आपको स्पीकिंग कर देना। कौन सा भाषा, फ्रेंच। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया और अमेरिकन इंग्लिश होगा। जैसे मैं खाना बनाना जानता हूं तो आई नो कुकिंग, और उसी को चाहे तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हाउ टू कुक, और ये दोनों सही है। क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और कोई भी चीज है उसको भर में आईएनजी लगा दीजिए, उसी का हो जाएगा। जैसे क्या आप खाना बनाना जानती हैं, तो डू यू नो कुकिंग। आप चाहें तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना पड़ेगा हाउ टू कुक। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर एक्सेप्टेबल एंड बोथ आर स्पोकन, दोनों बोला जाता है। आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, अब इसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वी विल लर्न हाउ टू डांस, वी विल लर्न, राइट ना। क्या आप बोलना अंग्रेजी सीखेंगे तो विल को पहले कर लीजिएगा, विल यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कमजोर और दूसरे पे गुस्सा ना करो, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड आता है एंगर। एंगर माने जब वर्ब होता है एंगर, तो इसका मतलब गुस्सा करना होता है, ANGER। एंगर जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है गुस्सा करना। और एडजेक्टिव आपको, मुझे पता है कि आपको पहले से पता है, एंग्री, जिसका मतलब होता है गुस्सा। तो इसके लिए ऑन लग जाएगा इस पे, तो डोंट एंगर ऑन अदर्स। व्हाट इज द हिंदी फ्रेंड्स, बताइए। आप दूसरे पे गुस्सा मत कीजिए। डोंट एंगर ऑन अदर्स, डोंट एंगर ऑन वीकर्स। ये रहा आपका सेंटेंस, आशा है समझ गए होंगे। डोंट एंगर ऑन वीकर्स और अदर्स। नेक्स्ट है, मुझसे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कई लोग गुस्सा दिला देता है तो कहते मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। तो मेक एंग्री मैंने गुस्सा दिलाना, और बी एंग्री मैंने गुस्सा होना। याद रखिएगा, इस तरह का वर्ड थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए वर्ड स्टॉक बहुत जरूरी है। और देखिएगा, लर्न मतलब सीखना होता है, सिखाना का क्या होता है, सिखाना का अंग्रेजी टीच होता है जी। अब आपके दिमाग में आएगा तो पढ़ाना का क्या होगा, तो सुनिए, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं, और आप लोगों के लिए मैं आपका टीचर हूं। तो मैं कितना हूं, एक हूं। मेरा रूप कितना हो गया, 3। तो इस टीच का मतलब जो आप जान रहे हैं वो होता है, उसके अलावा सिखाना भी होता है, बताना भी होता है और 5-6 होता है, अगले क्लास में बताएंगे आपको। अंडरस्टैंड। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, डोंट मेक मी एंग्री। ज्यादा होशियार मत बनिए। होशियार का मतलब होता है, समझ रहे हो बात को हर आदमी को तो स्मार्ट होना ही चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही स्मार्टनेस दिखाने लगते हैं तो चिड़ हो जाती है। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। कुछ लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं तो गुस्सा में कहते हैं डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तो ऐसे यूज होता है। फोन आ रहा है, फोन इज रिंगिंग, याद समझ रहे होंगे आप। रिंग मतलब फोन बजना, तो फोन इज रिंगिंग आ रहा है, 24वां। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं। तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुझे पता है कि आपको इसको पता है। हाँ, ब्रेकअप का मतलब जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसका भी 2 मतलब होता है। एक होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है एक तो होता है इन रिलेशनशिप, जो आप जानते हैं, इन रिलेशनशिप मतलब रिश्ते खत्म, इन रिलेशनशिप। और दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा, नॉट टू बी ऑडिएबल। ऑडिएबल माने सुनने लायक ना हो, यानी टू बी ऑडिएबल माने सुनने लायक, और इनएडिएबल माने होता है जो सुनने लायक ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिएबल मतलब सुनने लायक, इनऑडिएबल माने जो सुनने लायक ना हो। याद है, रिजल्ट किसी का कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो टू बी, जब आवाज कटता है, साफ नहीं आता है, तो हम लोग बोलते हैं यू आर ब्रेकिंग अप, यहां रिश्ता से मतलब नहीं है। तो देखिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रहा है
तो यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब आपकी फोन की आवाज मेरे पास पहुंच नहीं पा रही है, टूट रहा है, फंस रहा है, इस तरह का सेंस में हम लोग ब्रेकअप का यूज करते हैं। तो फिर आप बता दूं, ब्रेकअप का मतलब पहला टू बी इनऑडिएबल, जो सुनाई नहीं दे, और दूसरा रिश्ता खत्म, उसमें ब्रेकअप हो गया, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा, 2 किडनी, 2 आंख, 2 कान, क्यों? कहीं स्कूटर 3 चक्का से नहीं, 2 ही चक्का से, लेकिन स्टेपनी होता है कहीं, इसलिए हर एक वर्ड के लिए एक और वर्ड चाहिए दोस्तों। आशा है समझ गए होंगे। सर मुझे देख रहे हैं, याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है और आप समझदार हैं। एक वर्ड है दैट इज सी, और दूसरा होता है लुक, जिसमें आपका थोड़ा प्रयास लगता है, एफर्ट लगता है, उसके लिए लुक लगता है, और जिसमें कोई प्रयास नहीं करते हैं, दिख जाते हैं, आंख है तो दिखेगा, वहां सी होता है। अब जब कह रहे हैं ना सर उसको देख रहे हैं, सर मुझे देख रहे हैं, तो उनका एफर्ट लग रहा होगा, अच्छा ये है, इसलिए कहा जाता है लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, अच्छा यही शर्ट पहने हो तुम, इसलिए आपका एफर्ट लग रहा है, इसलिए यहाँ लुक होता है। कई बार बच्चे लोग मेरे से पूछते हैं, सर जी लिसन का मतलब क्या होता है और हियर का मतलब क्या होता है? इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बताते चलूं कि देखिएगा, जो साउंड आपके पास अपने से आ जाए, बाहरी साउंड आपके पास आ जाए, तो उसके लिए हियर लगाते हैं, और जिसके लिए आप प्रयास करते हैं कि उसकी साउंड आपके पास आ जाए, आप प्रयास लगाते हैं, तो वहां लिसन होता है। इसलिए कहते हैं कि जब ध्यान कोई नहीं लगाता, कहता है लिसन टू मी, यानी आप अपना ध्यान लगाओ, यानी आप ध्यान लगाते हैं किसी को सुनने के लिए, तो लिसन होता है। और जा रहे हैं और किसी के आसपास में एक बम फट गया, तो कहते हैं क्या कि हम ध्यान लगा रहे हैं, बम फटो, तो बम फटता नहीं है सर, वो फटता है तो आवाज करता है और हमें कान तक सुनाई दे देता है। तो आई हर्ड ए ब्लास्ट साउंड, और मैं सर को सुन रहा हूं, इसका मतलब आप ध्यान लगाए हुए, ए हल्ला नहीं करो, ए रुको, आई एम लिसनिंग टू सर, तो यहां हो गया लिसन। तो याद रखिएगा, जब आप किसी और का सुनते हैं ध्यान लगाकर तो लिसन, और आप प्रयास करते हैं उसके लिए लिसन, अपने से कोई चीजें आ जाता है, आप चाहते नहीं हैं, उसके लिए हियर लगता है। आशा है मेरी बातों को समझ गए होंगे, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बोलचाल के भाषा में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इफ यू बाय 100 बेस्ट स्विमिंग बुक्स, और आप उसको पढ़कर और सोचिएगा कि मैं जाकर नदी में छलांग मार दूं और बेस्ट स्विमर बन जाऊं, नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, स्पीकिंग इज जस्ट लाइक स्विमिंग। स्विमिंग करने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा, तो बोलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार, हर बार और लगातार। एक और बात, मैट्रिक हम लोग कितना बार किए थे? एक ही बार, एंड आज कहते हैं आई मैट्रिकुलेट। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली अंग्रेजी एक ही बार सीखना है, और एक बार सीख लिए फिर कहीं भी हम इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, और किसी भी सोसाइटी में हम जा सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फर्स्ट। आशा है समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी सेंटेंसेस 25 मैंने बताया, और इसमें बहुत सारा वर्ड्स बताया जो आपको काफी फायदा होगा। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट इफ यू कंटिन्यू दिस जर्नी। 10 क्लासेस, ये चौथा क्लास था। अगला सैटरडे को फिर 7 बजे 25 छोटी छोटी सेंटेंसेस लेकर आऊंगा, जो आपके काफी काम का हो सकता है, और आप इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आप सबों को बहुत सारा प्यार, छोटे बच्चों को बहुत प्यार, बड़े देख रहे हैं तो उनको साधुवाद और थैंक यू वेरी मच। ये बहुत काम का है, और आप इसको एंजॉय करें। 10 दिनों का एक कोर्स सेशन लाया हूं, ये चौथा हो गया, अगला 5वां लाऊंगा, और बिना डरे हुए और बिना शर्माए हुए एक बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। आई नो ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू and every single of you will be beautiful, shining and successful speaker if you continue this journey. Wish you all the best. Good luck. See you next Saturday at 7 o'clock. Thank you very much for the 5th class. Goodbye.